हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे इविल डेड सीरीज के 5वें पार्ट को, जिसका नाम है इविल डेड राइज। इसे 2023 में ही रिलीज किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म का पिछले पार्ट से ज्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है, तो आप इसे एक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम एक अननोन क्रीचर को जंगल में उड़ता हुआ देखते हैं, जो कि एक नदी किनारे बैठी लड़की टेरेसा के पास जाता है, जिससे वो लड़की डर जाती है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक ड्रोन था, जिसे टेरेसा की कजन का बॉयफ्रेंड कैलेब उड़ा रहा था। ये दोनों जंगल के बीच एक केबिन में वीकेंड मनाने आए थे, लेकिन टेरेसा की कजन जेसिका बीमार हो गई थी। टेरेसा उसे देखने जाती है तो वो सो रही थी। इसके बाद टेरेसा वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लगती है, लेकिन तभी जेसिका उठकर बैठ जाती है और बिना देखे ही उस बुक की लाइंस को पढ़ना शुरू कर देती है, और आखिर में उसकी आवाज भी डरावनी हो जाती है। ये देखकर टेरेसा डर गई थी, लेकिन फिर जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है और खुद के ऊपर ही उल्टी करने लगती है, जिससे हमें पता लगता है कि जेसिका को किसी डीमन ने पजेस कर लिया है। अब जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है, जेसिका उसके बाल पकड़कर उसकी खोपड़ी को नारियल की तरह छील देती है। टेरेसा मदद मांगने कैलेब के पास आती है, लेकिन जेसिका भी यहाँ आ गई थी। वो उड़ते हुए ड्रोन को अपने चेहरे पे मार लेती है और नदी में जा गिरती है। उसे बचाने के लिए कैलेब भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो डीमन पानी के अंदर ही कैलेब को मार देती है और बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई गर्दन आती है। इसके बाद जेसिका पानी से निकलकर हवा में उड़ने लगती है। अब जेसिका डीमन से कब और क्यों पजेस हुई, ये हमें आखिर में पता चलेगा। और अब हम चलते हैं मेन कहानी की तरफ। इसके बाद कहानी एक दिन पीछे जाती है। हम एले के अपार्टमेंट में एली नाम की एक औरत को देखते हैं। एली एक सिंगल मदर है, जिसके 3 बच्चे हैं, जिनके नाम है डैनी, जो कि डीजे बनना चाहता है, ब्रिजेट, जिसे किसी फालतू प्रोटेस्ट में जाना है। पड़ोस के 2 बच्चे इसे अपने घर फिल्म देखने के लिए भी इनवाइट करते हैं। वो आज नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के सारे पार्ट्स देखने वाले थे, लेकिन ब्रिजेट उन्हें मना कर देती है। और सबसे छोटी बेटी कैसी, जो कि अपनी डॉल की गर्दन काटने में बिजी है, फिर वो उस गर्दन को एक डंडे पर लगाकर ब्रिजेट को दिखाती है, और ये दोनों मस्ती में उस डंडे को तोड़ भी देते हैं। खैर, एली को उसका पति छोड़कर जा चुका है, तो इनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। घर चलाने के लिए एली टैटू बनाती है। साथ ही ये जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसे भी कुछ हफ्तों में तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये काफी पुरानी हो गई थी। यानी कुछ दिनों में इनके सर पे छत भी नहीं रहेगी। ये सब मुश्किलें कम थी कि यहाँ एली की बहन बेथ भी आ टपकती है, जो कि कहीं से अपना मुंह काला करवा के आई थी। मेरा मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो हेल्प के लिए एली के पास आई है। पर उसे तो यहाँ आकर पता चलता है कि एली का तो खुद का पति 2 महीने पहले भाग गया है। एली ने उस टाइम बेथ को कॉल भी किया था, लेकिन बेथ ने उसे इग्नोर कर दिया था। यानी कि जब एली को जरूरत थी तब बेथ ने उस पे ध्यान नहीं दिया और अब खुद मुंह उठा के उसके पास आ गई। एली की हालत देखकर बेथ उसे अपनी प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बताती, और इनकी बातों के दौरान ही यहाँ एक भूकंप आने लगता है। एली ने तीनों बच्चों को नीचे पिज्जा लेने भेजा था, और वो भूकंप के समय पार्किंग एरिया में ही फंस जाते हैं। यहाँ पर हम एक वुड कटर मशीन भी खड़ी देखते हैं, और जरूर इस ट्रक में कोई चेनसो भी रखी होगी। खैर, भूकंप रुकने के बाद डैनी देखता है कि यह एक गड्ढा हो गया था, जो कि किसी सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहा था। डैनी ये सोचकर उस कमरे में कूद जाता है कि वहां उसे खजाना मिलेगा, लेकिन अंदर उसे सिर्फ 3 CD रिकॉर्ड्स और एक नेक्रोनोमिकॉन यानी बुक ऑफ द डेड मिलती है। और हर पार्ट की तरह इस फिल्म में भी नेक्रोनोमिकॉन दिखने में अलग है, और हम उसके 2 पड़ोसी गैब्रियल और फोंडा को भी देखते हैं। फोंडा की बिल्ली डर के मारे एसी वेंट में चली गई थी, और नीचे जो ट्रक रखा है वो फोंडा का ही था। तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और एली अपने तीनों बच्चों को देखकर चैन की सांस लेती है। डैनी नेक्रोनोमिकॉन को भी अपने साथ घर में ले आया था, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस किताब को अच्छी कीमत में बेच देगा। डैनी किताब को खोलने की कोशिश करता है तो उसमें लगे दांतों से उसकी उंगली कट जाती है और उसका खून किताब पर जा गिरता है, जिसे ये किताब सोख लेती है और फिर अपने आप ही खुल जाती है। इस किताब के अंदर भी कई सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर्स बने हुए थे, जिनसे डर के ब्रिजेट किताब बंद कर देती है और डैनी से कहती है कि कल सुबह होते ही वो इस किताब को वापस रख दे। इसके बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डालकर सुनने लगता है। इनमें एक प्रीस्ट की आवाज रिकॉर्ड थी, जो बताता है कि उसके साथियों को ये किताब दूसरे देश में मिली थी, और उनके हिसाब से बुक ऑफ डेड के 3 वॉल्यूम्स होते हैं, और ये उनमें से ही एक है, जबकि अब तक हम 3 से ज्यादा नेक्रोनोमिकॉन्स देख चुके हैं। प्रीस्ट आगे कहता है कि वो जल्द ही उस बुक में लिखी बातों को ट्रांसलेट करने वाला है। अब अगली CD में फादर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लगता है
और हम जानते हैं कि इन मंत्रों को पढ़ने से शैतानी आत्मा जाग जाती है। डैनी प्लेयर को रोकने की कोशिश करता है पर अब तो उसकी एक नहीं चलने वाली। खैर अब एक डीमन जाग जाता है और वो सीधा एली पर जाकर अटैक करता है, जो कि उसी समय लिफ्ट से नीचे आई थी, पर ये डीमन उसे पकड़कर वापस ऊपर ले जाता है, जिससे लिफ्ट खराब हो जाती है। इसके बाद आसपास की केबल्स एली के हाथ पैर जकड़ लेती है और अब डीमन एली को पजेस करके उसे एक डेडाइट बना देता है। इसी के साथ बिल्डिंग की लाइट भी चली जाती है। एली वापस आकर किसी से बात नहीं करती और सीधा किचन में जाकर अंडा कड़ी पत्ता बनाने लगती है। बाकी लोग देख पा रहे थे कि एली के साथ कुछ तो गड़बड़ है और फिर एली वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देती है। एली आखिर में बेथ से कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लेना और फिर वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेथ और डेनी उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बिगड़ गई थी। वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि भूकंप आने से सारी सीढ़ियां भी टूट गई थी, यानी ये लोग अब इस फ्लोर पे फंस गए थे। ये लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि एली मर गई है क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी। गैब्रियल उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता है और जब वो उसकी आंखें बंद करने जाता है तो वो वापस खुल जाती हैं। इसके बाद गैब्रियल और फोंडा यहाँ से नीचे जाने की जुगाड़ खोजने लगते हैं। इस फ्लोर पर एक कमरा खाली था तो ये लोग बलदेव के हथौड़े से उस डोर का लॉक तोड़ने लगते हैं। इधर एली, जो कि सबके हिसाब से मर गई थी, वो अचानक ही उठकर बैठ जाती है। बेथ देखती है कि एली का शरीर तप रहा था तो वो लोग उसे उठाकर बाथ टब में डाल देते हैं, जिससे कि एली बुरी तरह तड़पने लगती है और फिर वो बंदर की तरह उछलकर छत से लटक जाती है। एली अब पूरी तरह से डेडाइट बन चुकी थी और वो इतनी तेज चिल्लाती है कि सबके कान के पर्दे फट जाते हैं। फिर वो डरावने तरीके से नीचे आती है और बाकी सब लोग उससे डर के बाहर आ जाते हैं। एली भी बाहर आकर सीधा बेथ पर हमला करती है और उसके हाथों में कांच का टुकड़ा घुसा देती है। इसके बाद वो ब्रिजेट पर अटैक करती है। वो टैटू मशीन को पहले तो अपने अंदर घुसाती है और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर। फिर वो अपनी जीभ को भी ब्रिजेट के मुंह में घुसाने वाली थी, लेकिन डेनी एक चेयर मार के एली को दूर फेंक देता है। इनकी आवाज सुन गैब्रियल भी अंदर आ जाता है तो एली उस पर भी अटैक कर देती है और दोनों घर से बाहर जाते हैं। एली गैब्रियल के मुंह पर काटकर उसकी आंख ही बाहर निकाल लेती है और फिर उसे उन दोनों बच्चों की तरफ थूक देती है, जो कि उड़ती हुई सीधा उस बच्चे जैक के गले में जाकर फंसती है और गला घुटने से उसकी वही मौत हो जाती है। इन सब के बीच बेथ जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो की होल से देखती है कि एली उसके पड़ोसियों की बैंड बजा रही थी। वो उस छोटे बच्चे को भी मार देती है और गैब्रियल का भी गला काट देती है, लेकिन तभी फोंडा अपनी शॉटगन से एली को शूट कर देता है, पर दूसरी गोली चलने से पहले ही एली उसे भी मार देती है। अब सिर्फ घर के अंदर के लोग ही जिंदा बचे थे। बेथ अपनी विंडो खोलकर नीचे जा रहे एक आदमी से मदद मांगती है, लेकिन भारी बारिश के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं देता। इधर डेनी और ब्रिजेट आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि उनकी मदर का ये हाल उस किताब के कारण हुआ है। बेथ उन दोनों को रोकती है तो डेनी उसे भी वो किताब दिखाता है। वहीं ब्रिजेट अपने रूम में चली जाती है और अब केसी अकेली रह गई थी, जिसे वो डीमन लोरी सुनाकर अपनी तरफ बुला लेता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस डीमन का पोजेशन एक ज़ोंबी वायरस की तरह फैलता है, जिससे अब ब्रिजेट भी इन्फेक्ट हो गई थी। उसके आंख कान से काला खून निकलने लगता है और मुंह से कीड़े। इधर केसी को लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई है तो वो डोर ओपन कर देती है और तभी एली उसका गला दबाने लगती है, लेकिन बेथ यहाँ आकर केसी को बचा लेती है और दरवाजा फिर से लॉक कर देती है। लेकिन अब इन्हें किचन में से कुछ आवाजें आ रही थी। ये जाकर देखते हैं कि ब्रिजेट वहाँ बैठकर ग्लास का कांच खा रही थी और अब वो भी पूरी तरह से डेडाइट बन गई है। वो सीधा बेथ पर अटैक करती है और एक आलू छिलनी से बेथ की टांग ही छील देती है, पर बेथ उसके मुंह पे डब्बा मार के उसे दूर हटाती है। इसके बाद ब्रिजेट की नजर केसी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ जाने लगती है। केसी ने अपने हाथ में वही टूटा हुआ डंडा पकड़ा था, जिसका नुकीला हिस्सा वो सीधा ब्रिजेट के मुंह से आर पार कर देती है। अब ब्रिजेट उस डंडे को निकालती है और फिर वहीं पे बेहोश हो जाती है। सबको लगता है कि वो मर गई। केसी डरते हुए बेथ से पूछती है कि क्या उन सब का हाल भी यही होने वाला है, जिस पर बेथ बोलती है कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी। जो सुन केसी कहती है कि बेथ एक अच्छी माँ बनेगी क्योंकि उसे बच्चों से झूठ बोलना आता है। ये लोग ब्रिजेट की लाश को एक चादर में लपेटकर बांध देते हैं और फिर बेथ उस तीसरे रिकॉर्ड को प्लेयर में डालकर सुनने लगती है, जिसमें वो प्रीस्ट बताता है कि उनसे भारी मिस्टेक हो गई है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया।
और उन मंत्रों को पढ़ने से उनके साथी शैतान बन गए जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसने उन्हें जलाने की कोशिश की, जमीन में भी दफनाया और शरीर के टुकड़े भी कर दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट में डेडाइट्स को जलाने, गाड़ने या काटने से उनकी मौत नहीं होगी। अब बाहर एली को एक आइडिया आता है कि वो एसी वेंट्स के जरिए घर के अंदर जा सकती है। वहीं चद्दर में लिपटी ब्रिजेट वापस इन पे हमला कर देती है। डेनी उसके पेट में एक चाकू मारता है तो ब्रिजेट वो चाकू उसी में घुसा देती है, फिर उसके मुंह पे खून की उल्टी करके उसे भी इन्फेक्ट कर देती है। डेनी किसी तरह ब्रिजेट में आग लगाकर उसे खुद से दूर करता है। इधर बेथ को पता ही नहीं चलता कि एली एसी वेंट से उसके कमरे में आ गई थी। एली बेथ को उठाकर बाहर फेंक देती है जहाँ केसी सोफे के नीचे छुपी हुई थी और डेनी की भी मौत हो जाती है। अब एली बेथ को पकड़कर कहती है कि वो उसकी आत्मा को निगल जाएगी, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इसके पेट में तो बच्चा है। तो अपने भतीजे का मुंह देखने के लिए एली बेथ का पेट फाड़ने लगती है, लेकिन तभी केसी बेथ की तरफ एक कैंची सरका देती है जिसे बेथ सीधा एली के मुंह में घुसा देती है, जिससे वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। अब बेथ केसी को लेकर घर से बाहर निकलती है जहाँ उसे फोंडा की शॉटगन भी पड़ी मिल जाती है और जैसे ही एली बाहर आती है बेथ शॉटगन से उसकी एक टांग उड़ा देती है और वो उसका सर भी उड़ाने ही वाली थी, लेकिन डीमन यहाँ पड़ी बाकी लाशों को भी पजेस कर लेता है और वो सब भी जाग जाते हैं। डेनी और ब्रिजेट भी बाहर आ गए थे और ये सभी मिलकर एक ही नारा बोल रहे थे कि डेड बाय डॉन। अब बेथ और केसी जान बचाने के लिए लिफ्ट में छुप जाती हैं, जिसका दरवाजा तो बंद हो जाता है, लेकिन फिर ये पूरी लिफ्ट खून से भरने लगती है। वहीं इधर ये सारे डेडाइट्स एक दूसरे के शरीर में ही घुसने लगते हैं और ये मिलकर एक बड़ा सा डेडाइट बन जाते हैं, जिसका फोटो उस किताब में भी बना हुआ था। इधर लिफ्ट पूरी खून से भर जाती है और वो डीमन भी लिफ्ट के ऊपर आ गया था, तो लिफ्ट इतना वजन सहन नहीं कर पाती और सीधा ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिरती है और खून के साथ बेथ और केसी भी बाहर आ जाते हैं। ये दोनों तुरंत ही एक कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर एक गड्ढे में फंस जाता है और इतने में वो डीमन भी यहाँ आ गया था। ये लोग कुछ देर तक डीमन के साथ छुपन छुपाई खेलते हैं और फिर उस वुड कटर वाले ट्रक में चले जाते हैं जहाँ डीमन एक चेन से उठाकर केसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ शॉटगन से उसका ध्यान बटा लेती है तो वो डीमन चेनसो फेंककर बेथ पर ही मारता है। अब बेथ के हाथों चेनसो लग गई थी और केसी भी सही टाइम पर वुड कटर मशीन को चालू कर देती है। फिर बेथ चेनसो सीधा डीमन के अंदर घुसा देती है और उसे पीछे धकेलते हुए उस मशीन में डाल देती है और देखते ही देखते उस पूरे डीमन का कचुम्बर बन जाता है और आखिरकार इन्हें इस डीमन से छुटकारा मिल जाता है। फिर बेथ केसी और उस चेनसो को उठाकर यहाँ से निकल जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जेसिका को, जो कि इसी बिल्डिंग में एक दूसरी मंजिल पर रहती है और उसे पता भी नहीं चला कि कल रात भर क्या हुआ था और वो अपनी कजिन टेरेसा के साथ वेकेशन मनाने जाने वाली है, लेकिन तभी वो पार्किंग में पड़ा ढेर सारा खून देख लेती है जो कि उस डीमन का था और फिर वो डीमन सीधा जेसिका को भी पजेस कर लेता है। तो दोस्तों जेसिका इस तरह से पजेस हुई थी और फिर आगे उसके साथ क्या हुआ ये तो हम फिल्म की शुरुआत में ही देख चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो इस फिल्म में काफी नयापन लगा है। इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है और ऐसे रूमर्स है कि सैम रेमी अब इसके आगे के पार्ट्स भी जल्दी जल्दी लाने वाले हैं, जिनमें हमें ब्रूस कैम्बल का कैमियो भी देखने मिल सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ इविल डेड सीरीज के सारे पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। वैसे ऐश वर्सेस इविल डेड नाम की एक टीवी सीरीज भी आई थी, लेकिन उसे मैं शायद ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।